नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दूसरे दिन यशोरेश्वरी काली मंदिर में की पूजा। मंदिर भारत और पड़ोसी देशों में 51 शक्तिपीठों में से। बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग जारी। पीएम मोदी, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने वोट डालने की अपील। चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान, कई जगह हिंसा। शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु की गाड़ी पर हमला। कोरोना की चपेट में आए मास्टर ब्लास्ट सचिन तेंदुलकर, ट्वीट कर दी जानकारी। जो बाइडेन ने वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए 40 नेताओं को किया आमंत्रित, पीएम मोदी भी शामिल। खबरों की शुरुआत की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का शनिवार को दूसरा दिन है। सबसे पहले पीएम मोदी ने यशोरेश्वरी मंदिर में काली मां के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में बंगबंधु स्मारक पहुंचकर राष्ट्रबंधु के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे मतवा समुदाय के ओराकांडी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। ओराकांडी वही जगह है जहां मतवा समुदाय के संस्थापक हरीश चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। मतवा समुदाय बंगाल चुनाव के लिहाज से भी काफी मायने रखता है। मतवा समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में रहने वाले मतवा समाज के हजारों लोग यहाँ इस मंदिर में आकर जैसा महसूस करते हैं, आज मैंने भी वैसा ही अनुभव किया। इस अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। जब मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में पहली बार बांग्लादेश आया था, तब भी मैंने इस मंदिर में आने की इच्छा जताई थी, लेकिन मुझे वह सौभाग्य अब मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में जब मैं गया था, तब वहाँ मेरे मतवा भाई बहनों ने मुझे बहुत प्यार सत्कार दिया था। खासकर बोरोमा का स्नेह माँ की तरह रहा। उन्होंने बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा, मैंने कामना की कि माँ काली दुनिया को कोरोना के संकट से मुक्ति दिलाए। मोदी ने काली माँ की प्रतिमा को हाथ से बना हुआ मुकुट भी चढ़ाया। मुकुट को चांदी का बना हुआ है, जिस पर सोने की प्लेटिंग की गई है। इसे पारंपरिक कलाकारों ने करीब 3 हफ्ते में तैयार किया है। इसके बाद मोदी ने बंगबंधु स्मारक में विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा और एक पेड़ भी लगाया। इस दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उनके साथ मौजूद रही। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1534 नए मामले सामने आए। वहीं इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को लेकर बड़ा बयान किया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के मद्देनजर हर दिन 85,000 से 90,000 टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के ये आंकड़े राष्ट्रीय औसत से 5% ज्यादा है। इसी के साथ ट्रेसिंग और आइसोलेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये भी कहा कि राजधानी के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड है। अस्पतालों में लगभग 20% बेड ही उपयोग में है, जबकि 80% बेड खाली है। कोरोना के मामले बढ़े तो हम बेड की संख्या में भी इजाफा करेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को 24 घंटे के दौरान 1534 नए मामले सामने आए, जिससे दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई। इस साल पहली बार सक्रिय मरीज 6000 के पार हुए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली की संक्रमण दर भी बढ़कर 1.80% हो गई, क्योंकि एक सप्ताह के दौरान लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं। कोरोना के नए मामलों के साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी उछाल आया है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में 331 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। बुधवार को राजस्व विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में 976 कंटेनमेंट जोन थे, जो शुक्रवार को बढ़कर 1307 हो गए। हालांकि पिछले 6 दिन का आकलन करें तो 625 कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत अब स्थिर है। सीने में तकलीफ के बाद उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी वहीं उनका इलाज चल रहा है। अब आगे की जांच के लिए राष्ट्रपति कोविंद को दिल्ली एम्स अस्पताल रेफर किया जाएगा। आर्मी अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन में इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ट्वीट हैंडल से किए गए ट्वीट में बताया गया, नियमित मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टरों द्वारा राष्ट्रपति महोदय की देखरेख की जा रही है। उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेने वाले सभी शुभचिंतकों के प्रति राष्ट्रपति महोदय ने धन्यवाद व्यक्त किया है। बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में ले जाया गया है। अस्पताल ने बताया कि उनकी नियमित स्वास्थ्य जाँच की जा रही है और वो अभी चिकित्सकों की निगरानी में है। हालांकि दर्द की वजह क्या है, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को अस्पताल ने एक मेडिकल बुलेटिन में कहा, भारत के राष्ट्रपति आज सुबह सीने में तकलीफ के बाद आर्मी अस्पताल आए। उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है और वह निगरानी में है। उनकी हालत स्थिर है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल लिया। पीएमओ की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बेटे से बातचीत की और उनका हालचाल जाना।
और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि उन्होंने राष्ट्रपति के परिवार से बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, साथ ही भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह से जुड़े बयान पर टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जल्दबाजी में हेडलाइन और ट्वीट पढ़कर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। हर कोई जानता है कि बांग्लादेश को किसने आजाद कराया, जिसका मतलब था कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के योगदान को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किया। सॉरी। शशि थरूर ने मोदी के भाषण के उस बयान पर टिप्पणी दी थी जिसमें पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह करने और जेल जाने की बात की थी। प्रधानमंत्री शुक्रवार को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर ढाका में आयोजित मुख्य समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के इसी हिस्से पर थरूर ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश को भारतीय फर्जी खबर का स्वाद चखा रहे हैं। हर कोई जानता है कि बांग्लादेश को किसने आजाद कराया। थरूर का इशारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर था। मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश की आजादी के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था और इसके लिए जेल भी गए हैं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के पहले आंदोलनों में से एक था। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 20 से 22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी ने तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की तारीफ भी की थी। 2 दिन पहले मिस्र की स्वेज नहर में फंसा विशालकाय मालवाहक जहाज अभी भी वहां फंसा हुआ है। इस विशालकाय जहाज को लगातार निकालने की कोशिशें की जा रही है। इस जहाज के फंसे होने के कारण कई जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसी बीच जानकारी मिली है कि फंसे हुए जहाज को 25 भारतीय चला रहे हैं और उसे निकालकर जलमार्ग का यातायात फिर सुचारू करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाला पनामा के झंडे वाला जहाज मंगलवार को ऐतिहासिक स्वेज नहर में फंस गया था। जापानी कंपनी के मालिकाना हक वाले इस जहाज के फंसने से नहर में रास्ता जाम हो गया है, जिससे दर्जनों छोटे जहाज भूमध्य और लाल सागरों में फंस गए हैं। फंसे हुए जहाज के जापानी मालिक शेई किसेन केसर ने बताया कि इसे चलाने वाले चालक दल भारत से आया है और इसके सभी सदस्य सुरक्षित हैं। इस जहाज पर मिस्र के 2 विशेषज्ञ चालक भी पहुंचे हैं, जो फंसे हुए जहाज को निकालने में मदद कर रहे हैं। केसर ने पूरी घटना के लिए बयान जारी करके माफी मांगी है। बता दें कि एवरग्रीन जहाज एशिया व यूरोप के बीच माल ढुलाई करता है। मंगलवार को यह स्वेज नहर के संकरे रास्ते में फंस गया था। दुनिया में व्यापार का सबसे बड़ा आधार जल मार्ग है। 3 दिनों से इस जहाज को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीछे से आने वाले जहाजों की लाइन बनती जा रही है। अगर स्थिति यही रही तो आम आदमी की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। संभव है कि जरूरी वस्तुओं का दाम बढ़ेगा। जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक अनुमान के अनुसार वैश्विक व्यापार को हर घंटे 29 अरब रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जहाजों को लंबा रास्ता चुनना पड़ रहा है और उन्हें 5 से 6 दिन ज्यादा समय यात्रा में देना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के साथ एयर इंडिया वन का विमान B777 भी सुर्खियों में है। कोरोना काल की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार उनकी यह यात्रा B777 से हुई है। दरअसल यह विमान अपनी ठाट बाट और अत्याधुनिक सुविधाओं के कारण दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। प्रधानमंत्री की बांग्लादेश की यात्रा इस विमान से हो रही है। इस विमान की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 से की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान की तरह एयर इंडिया का यह विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ये बेहद सुरक्षित और आरामदायक है। यह विमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए अक्टूबर को अमेरिका से भारत आया था। इस विमान की अन्य खासियत आपको हैरान कर देगी। B777 का निर्माण अमेरिका की विमान निर्माण कंपनी बोइंग द्वारा किया गया है। भारत की विशेष मांग पर बोइंग द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। करार के मुताबिक पहले इस विमान को जुलाई 2020 में ही एयर इंडिया को सौंपा जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे सुपुर्द करने में देरी हुई। ये दोनों विमान वर्ष 2018 में एयर इंडिया के वाणिज्यिक बेड़े का हिस्सा थे। इसी विमान को VVIP यात्रा के लिए विशेष रूप से पुनर्निर्मित करने के लिए अमेरिका के डलास को भेज दिया गया। B777 विमान अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस है। इस विमान पर मिसाइल हमलों का कोई असर नहीं होगा। विमान में सुरक्षा के ऐसे उपकरण लगे हैं जो बड़े से बड़े हमलों को निष्प्रभावी और नाकाम करने में पूरी तरीके से सक्षम है। किसी भी मिसाइल हमले की सूचना देने के लिए विमान में सेंसर लगाए गए हैं। इस विमान में लार्ज एयरक्राफ्ट काउंटर मिसाइल
और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स भी लगा है। अमेरिका ने भारत को इस रक्षा प्रणालियों को 19 करोड़ डॉलर की कीमत पर बेचने को हरी झंडी दी थी। यह विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम करने के लिए इसके एक हिस्से में जयमल लगा हुआ है। इस विमान में बड़ा ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम के साथ साथ लैब की सुविधाएं भी है। इस विमान को खास तौर पर लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि रविवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना महामारी प्रकोप दिखा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 59,118 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 36,902 मामलों की पुष्टि हुई है और 112 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग से कर्फ्यू की समय सीमा और अन्य प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए शुक्रवार रात खुद कर्फ्यू आदेश जारी किया। राज्य में शनिवार से मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी राजस्व और नागरिक प्रमुखों, स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों और राज्य के कोरोना वायरस टास्क फोर्स की बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, भीड़ को रोकने के लिए प्रतिबंधों को लागू करने और उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर शनिवार को मतदान जारी है। इसी बीच कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आ रही है। पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी के बेगमपुर इलाके में शनिवार सुबह एक भाजपा कार्यकर्ता का शव उसके घर के अहाते से बरामद हुआ। भाजपा ने तृणमूल समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर शनिवार मतदान जारी है। इसी बीच कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर के केशियारी के बेगमपुर इलाके में शनिवार सुबह एक भाजपा कार्यकर्ता का शव उसके घर के बाहर बरामद हुआ। भाजपा ने तृणमूल समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ तृणमूल ने इस घटना में हाथ होने से इनकार किया है। चुनाव आयोग ने इस घटना पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। वहीं सालबोनी में माकपा प्रत्याशी सुशांत घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुरुलिया सदर में भाजपा कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा है। टीएमसी के 5 कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। पुरुलिया व दक्षिण कांती में भाजपा कर्मियों पर हमले की खबर है। इसमें 2 भाजपा कर्मी जख्मी हुए हैं। बता दें कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। कोरोना संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए चुनाव हो रहा है। इसके मद्देनजर वोटिंग का समय बढ़ाया गया है। राज्य की 5 जिलों पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पूर्व पश्चिमी मेदिनीपुर की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ रहे हैं। इनमें से 7 चुनाव क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी करते हुए अपने कोरोना संक्रमित पाए जाने की जानकारी दी। गौरतलब है कि मास्टर ब्लास्टर ने हाल ही में वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज में खेलते उतरे थे और उनकी टीम फाइनल में श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर चैंपियन बनी थी। सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी है। उन्होंने एक नोट शेयर करते हुए लिखा कि मैंने अपनी जांच करवाई, वो हर तरह की चीजें कर रहा हूँ जो मुझे बताया जा रहा है ताकि इस कोविड-19 को दूर कर सकूं। वैसे मुझे आज कोरोना संक्रमित पाया गया है। मेरे अंदर इसके हल्के लक्षण पाए गए। मेरे अलावा घर के सभी सदस्यों को कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाया गया है। उन्होंने आगे लिखा, मैंने अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। मैं उन सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूँ जो भी मुझे डॉक्टर ने बताया है। मैं उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भी मेरा समर्थन कर रहे हैं और ऐसे सभी कर्मियों को जो पूरे देश में इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में शुक्रवार की रात बड़ा हादसा हो गया। मोहम्मदपुर थाना के डुमरिया पुल पर मिनी ट्रक और कार आमने सामने से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में पति पत्नी और बेटी बेटा शामिल है। परिवार के सदस्य होली पर दिल्ली से सहरसा आ रहे थे। बिहार के गोपालगंज में शुक्रवार की रात बड़ा हादसा हो गया। मोहम्मदपुर थाना के डुमरिया पुल पर मिनी ट्रक और कार आमने सामने से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में पति पत्नी और बेटी बेटा शामिल है। परिवार के सदस्य होली पर दिल्ली से सहरसा आ रहे थे। बताया जाता है कि बिहार के सहरसा का रहने वाला परिवार होली पर दिल्ली से लौट रहा था। पति पत्नी और बेटा बेटी एक ही कार पर सवार थे। उनकी गाड़ी जैसे ही मोहम्मदपुर थाना के डुमरिया पुल के पास पहुंची कि सामने से आ रहे मिर्ची से लदे मिनी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। भीषण टक्कर में कार में बैठे 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्होंने भी दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी होने पर पहुंचे मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार पांडे ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त मिनी ट्रक और कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजने की प्रक्रिया चालू है। मामले में किसी के खिलाफ अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।